बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम, अभी देखिए, सर्वनाम शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट है कि सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। इसकी साधारण सी परिभाषा जो सब किताबों में मिल जाती है, ये परिभाषा सभी किताबों में रहती है। अभी हम लोग परिभाषा पे बात करेंगे ना। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहां देखिए, संज्ञा के स्थान पर शब्द आ रहा है कि क्या कारण है, क्यों हम संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द को डाल रहे हैं। बात यहां आती है कि भाई संज्ञा जब थी तो दूसरे शब्द की जरूरत क्या थी, सर्वनाम की जरूरत क्या थी, आया क्यों। तो यहां पर देखिए, संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है। दूसरी परिभाषा हो सकती है कि संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा की पुनरुक्ति से हम बचते क्यों हैं? तो संज्ञा की पुनरुक्ति से हम इसलिए बचते हैं क्योंकि बार बार संज्ञा के प्रयोग करने से हमारे वाक्य की शोभा खराब होती है। हम जो भी कुछ कहते हैं वो बिगड़ने लगता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं, राम सुबह उठता है, राम सुबह तैयार होता है, राम स्कूल आता है, राम अपना होमवर्क करता है, राम खेलता है। तो अब हम राम की जगह वहां उसे जो प्रयोग कर रहे हैं वही राम को एक बार प्रयोग किया हमने, उसके बाद फिर राम शब्द के लिए वहां उसे प्रयोग करते हैं। तो समझ में आता है कि नहीं, उससे वाक्य की सुंदरता बढ़ रही है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम, तीसरा, आप घबराइए नहीं, ये भेद मैं लिख रहा हूं जिसका सूत्र भी मैं बताऊंगा। सूत्र जैसे ही आप याद करेंगे भेद हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। भेद देख के आप मत डरिए कि भेद इतने भेद हैं, 6 भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं, फिर विशेषण के 4 भेद हैं। ये सब भेद आपके कंप्लीट रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजीवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हमने सूत्र याद किया तो सूत्र के हिसाब से लिख रहे थे। निजवाचक सर्वनाम। अब ये देखिए 6 भेद। 6 भेद आपको हमेशा याद रहे, इसके लिए एक साधारण सा सूत्र है। आप उस सूत्र को याद रखेंगे तो कभी भी 6 भेद आपके इधर उधर भी नहीं होंगे और हमेशा तैयार रहेंगे। सूत्र आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, याद करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये देखिए सूत्र, जो हमारा सूत्र है वो है पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं। पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं। यह प्रश्न निजी है। अब यहां से हम पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम ले लेते हैं, निश्चित से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजी से निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम के भेद यहाँ से ये सूत्र हम हमेशा याद रखते हैं। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का। पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं, यह प्रश्न निजी है। हमारी समझ से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए। तो आइए हम अब सर्वनाम के 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र आप हमेशा याद रखिए, ये सूत्र याद रखेंगे तभी ये भेद याद रहेगा। और ये भेद याद रखना जरूरी है, क्योंकि बाद में पद परिचय जब आप देंगे कक्षा 9-10 में, तब वहां पे जरूरत पड़ेगी। आइए अब पुरुषवाचक सर्वनाम में चलते हैं हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तो आप अब आइए देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहां से प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक के कितने भेद हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं और इसके भेद कितने हैं।
तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, हम कोई बात कह रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि जब भी हम बात करते हैं या फिर हम बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। भाई 3 हो गए ना, मैं जिससे बात कर रहे हैं वह, और जिसके बारे में बात की जा रही है। तो आइए फिर इसके भेद लिख लेते हैं। बहुत सरल है, आप 1 बार 2 बार पढ़िए और लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सूत्र में मिटा दे रहा हूं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां पर देखिए, सर्वनाम के 6 भेद के बारे में चर्चा की जा चुकी है। 6 भेद का जो पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, अब पुरुषवाचक सर्वनाम पे चर्चा हो रही है हमारी ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तक तो समझ में आ गया है। अब आइए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना। तो जब पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन व्यक्तियों का वर्णन आ रहा है, वह व्यक्ति जो बात कह रहा है, जिससे कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है, तो वह व्यक्ति जो उत्तम पुरुष में वही होगा जो बात कह रहा है। तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे उत्तम पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, जिससे बात कही जा रही है, सामने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तू, तेरा, तुझे। और अन्य पुरुषवाचक के लिए आप अन्य जैसे आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, आप क्या, वह, उसका, उसे। अन्य पुरुष के लिए वह, उसका, उसे। आदि लगा दीजिए यहां, आदि। तो यहाँ पर हम लोगों के समझ में आ गया यहाँ तक कि सर्वनाम की परिभाषा
सर्वनाम के भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। अब आइए हम लोग सर्वनाम का दूसरा भेद लेते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चय। पुरुषवाचक सर्वनाम को मिटा देते हैं। अब आइए सर्वनाम के दूसरे भेद में निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक। बच्चों बहुत सरल है, जब आप क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चयवाचक सर्वनाम आप ये सब प्रयोग करते रहते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। आपके सब आपके प्रयोग में है। आपकी मातृभाषा है तो आपके प्रयोग में है। लेकिन अब क्या कहते हैं कि जब व्याकरण में पढ़ना होता है तो आप सोचते हो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। आप एकदम सहज होकर के पढ़ोगे, सब सरल समझ में आ जाएगा। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की तरफ जो एकदम निश्चित हो, निश्चित व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं ना। तो यहाँ पर आइए देखिए, इसकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। परिभाषा लिखे तो आइए देखिए, पहले इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप ये साथ लिख देते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित सर जी मेरे स्कूल में है, वीडियो बनवा रहे हैं शुक्ला सर जी का। निश्चित व्यक्ति का तो बड़ा वाला गेट खुला है या हाँ वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना, कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वाभाविक सी बात है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए ना, उदाहरण लीजिए। देखो वह मेरी पेंसिल है। अरे वह तो अपना आर्योजस है। अरे वह तो अपना आर्योजस है। यहाँ वह जो है वो, अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे अरे इसमें बोधक चिन्ह, वह तो आर्य है। यहां पे वह से निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। अब दूसरा उदाहरण लीजिए। देखो वह उसका घर है, वह मोहन का घर है। यहां पर भी वह निश्चित वस्तु को दिखा रहा है ना। तो यहां पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आइए हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हम लोग क्या भेद लिखे थे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं। तो तीसरा भेद, आइए हम लोग अनिश्चय सर्वनाम में चलते हैं ना। अनिश्चयवाचक, अब आइए हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो साधारण सी बात है, इसकी अपनी परिभाषा होगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में यह है कि निश्चित कि संकेत तो मिलता है, हमें किसी चीज का संकेत तो मिलता है, लेकिन निश्चितता के बारे में पता नहीं चलता है। तो इसकी साधारण सी परिभाषा ये हो जाएगी, ये साधारण सी परिभाषा हमें देना होगा। तो हम इसकी साधारण सी परिभाषा देंगे कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत तो करते हैं, लेकिन उसकी निश्चितता का पता नहीं होता। संकेत वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ में नुक्ता लगेगा, तरफ संकेत तो करते हैं, लेकिन निश्चितता का पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर गया, जैसे दाल में कुछ गिर गया। अब बच्चों यहां देखिए, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ है लेकिन निश्चित वस्तु का पता नहीं है। अगर यही निश्चित वस्तु का पता चल जाए तो फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। अब आइए दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण, दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है। अब यहां पर कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई निश्चित अनिश्चय है कि कोई है, ये तो पता चलता है कोई है, लेकिन उसकी निश्चितता का पता नहीं है कि कौन है।
अब आइए हम लोग ये तीन तीन हो गए। अब चौथे पे चलेंगे। चौथे पे चलेंगे। चौथा है, चौथा देखिए बच्चों, यहां पर चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम में एक वाक्य की दूसरे उपवाक्य से संबंध को स्थापित किया जाता है। इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहां पर वह जो है वह संबंध स्थापित कर रहा है। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। यह संबंध बना रहा है। इस उपवाक्य के बारे में भी संबंध यहां से पता चल, यह वही लड़की है। ये इस वाक्य को भी यह शब्द जोड़ दे रहा है जिसके बारे में। यहाँ ये शब्द भी अगर हम इसे हटा देते हैं, ये जिसके जो है ये भी उस उपवाक्य को जोड़ने का ही काम कर रहा है। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो यहाँ यह और जिसके, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर वह, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, वह संबंधवाचक सर्वनाम है ना। तो यहाँ पर चौथा भेद भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आइए पांचवें भेद पे चलते हैं। पांचवा भेद क्या है? पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम ना। देखिए भेद हमें सब याद इसलिए है क्योंकि सूत्र याद है। आप भी अगर सूत्र याद रखोगे तो भेद याद रहेंगे। सूत्र याद नहीं रखोगे बच्चों तो भेद भूलते बहुत हैं। देखो भाई मैं बता दे रहा हूँ, भेद अभी आप सर्वनाम पढ़ रहे हो तो सर्वनाम के भेद तो याद रहेंगे शाम तक, सुबह पढ़े तो। उसके बाद विशेषण के भी भेद हैं, अव्यय के भी भेद हैं, संज्ञा के भी सब भेद आपस में मिल के भूलते हैं। सूत्र याद रखना जरूरी है ना। अब आइए हम लोग पांचवें पे चलते हैं। पांचवा भेद क्या हमने सूत्र में लिखा था, पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं, यह प्रश्न निजी है। तब यहाँ पर पांचवा जो आता है वो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम पांचवा भेद है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए बच्चों पांचवा जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो अब इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे तुम कब आए, तुम कब आए। यहां कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कब आए प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। तुम कहां के रहने वाले हो, तुम कहां के रहने वाले हो। अभी आइए देखिए, तुम कहां के रहने वाले हो। तुम कहां के रहने वाले हो। कहां प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से पांचवा भी कंप्लीट हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न ही है, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां। तो स्वाभाविक सी बात है कि इजी है, आप समझ रहे हो। अब आइए हम छठे के उसमें चलते हैं, छठा कंप्लीट करते हैं। तो इसमें छठे में आइए देखिए बच्चों, हम लोग छठा कंप्लीट करते हैं ना। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा अगर देनी होगी तो जिस संज्ञा शब्द से निजत्व का बोध हो, अपनेपन का बोध हो, तो आप सीधा परिभाषा लिख दीजिए। जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो, निजवाचक सर्वनाम है। जिस
जिस सर्वनाम शब्द से, जिस शब्द से अपनेपन का बोध हो, अपनत्व का बोध हो, अपनेपन का बोध हो, का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। बहुत सरल है, आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो सब तैयार हो जाएगा। दो तीन बार देख लेंगे तैयार हो जाएगा। नहीं समझ में आता है आप तुरंत साइकिल उठाइए विद्यालय, 24 घंटे में यही हूं, कहाँ समझ में नहीं आया है बता दिया जाएगा। एकदम इजी है, हिंदी से ज्यादा इजी क्या है भाई। अब यहां देखिए, निजवाचक सर्वनाम जिस शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। जैसे मैं विद्यालय स्वयं चला जाऊंगा, मैं विद्यालय स्वयं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। यहां पर स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम, स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, मैं खाना अपने आप खा लूंगा, अपने आप निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप अपने आप निजवाचक सर्वनाम पढ़ लूंगा, निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उन भेदों की क्या क्या लक्षण है, भेदों की क्या परिभाषा है, ये सब कुछ आज हमने स्पष्ट करने की कोशिश की। आपके समझ में आ गया होगा, सरल है, आप इसे तैयार कर लें। और कोई दिक्कत होती है तो आप